नैनो और इसमें अभी मेरे को ज़्यादा जो फर्क समझ में आता है वो सिस्टम मुझे थोड़ा वो लगता है कि इसमें झटके थोड़े ज़्यादा लगते हैं। इसको लेकर अभी ऋषिकेश से आगे एक जगह मोहन चट्टी, तो वहाँ पर मैं गया तो वहाँ छोटे मोटे पत्थर ही रखे हुए थे, वहाँ पे मेरी गाड़ी फंस गई। पेट्रोल पावर होते हुए भी कई बार ये पीछे कुछ भी नहीं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था, ये तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले एक ऐसी गाड़ी की जो मार्केट में भौकाल मचा रही है अपनी सेल्स नंबर से। ये गाड़ी ऐसी है, कभी टॉप 10 में नंबर 1 पर, कभी 5 पर, या टॉप 10 के अंदर ऑलमोस्ट रहते ही रहते हैं काफी टाइम से। यानी कि इसको बोलते हैं बलेनो की कजन सिस्टर मारुति की फ्रॉन्क। यानी ये गाड़ी ऐसी है, लोग बलेनो छोड़ के अब इस पे ज्यादा जा रहे हैं। बलेनो लवर आज भी है उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो ये बलेनो को एसयूवी अवतार में उतार के फ्रॉन्क ने कमाल ही मचा दिया। यानी मारुति की सेल्स नंबर इस गाड़ियों से और भी ज्यादा बढ़िया है। हालांकि मारुति ने 40% कब्जा कर रखा है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, बट ये जो गाड़ियां हैं इन्हीं गाड़ियों की बदौलत उसने मार्केट शेयर अपना ज्यादा जा रहा है मार्केट में। तो बिना देरी करे अब डायरेक्ट कार के ओनर से जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो स्वागत करते हैं मिस्टर कृष्णा का, जो इस गाड़ी के ओनर है। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे? बस बढ़िया हूँ। सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर को। मेरा नाम है कृष्णा राठौर, और जैसा आपने नीट यूजी सुना होगा उसमें मैं जूलॉजी लेक्चरर हूँ। बाय प्रोफेशन ये जियोलॉजी टीचर है। तो आज जानेंगे कि इन्होंने इतने लंबा इस गाड़ी को रखा, क्या ये आगे भी रखेंगे इस गाड़ी को। तो प्रॉपर सारी चीज जानेंगे जो मैंने आपको शुरू के इंट्रोडक्शन में कहा। तो सबसे पहले कृष्णा जी ये मुझे बताइए, ये गाड़ी को लिए हुए आपको कितना टाइम? ये गाड़ी लगभग मेरे को 3 साल होने वाले इस गाड़ी को लिए हुए। और सबसे मेजर चीज यही है कि लोग गाड़ी सिटी पर्पज से लेते हैं, तो सिटी के अंदर ये क्या माइलेज दे रही होगी? सिटी में अगर जैसे दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो, जैसे मैं तो अलवर में था, ज़्यादातर समय मैंने इसको अलवर जैसी सिटी में चलाया, और वहाँ इतना भीड़ भाड़ नहीं, तो वहाँ पे ये रोडों पे 10-12 की एवरेज देती है आराम से। और अगर हाईवे की बात करी जाए हाईवे पे 16-17 के आसपास एवरेज देती है, इसके आसपास। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये पेड रिव्यू नहीं है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको माइलेज कंसर्न इसका बता दिया कि गाड़ी आपको कितना माइलेज देगी। अब जानते हैं कि इस गाड़ी से इन्होंने कहाँ कहाँ की ट्रिप करी है, और उस ट्रिप के अंदर क्या क्या इनको ऑब्स्टेकल आए हैं, और कहाँ कहाँ ये गाड़ी स्मूथली तरीके से निकल गई। तो पहले हमारे व्यूअर को ये बता दीजिए, आप अपनी फ्रॉन्क को लेके कौन कौन सी आपने ट्रिप करी है, और वहां पर जाकर आपको क्या क्या ऑब्स्टेकल फेस हुए इस गाड़ी को लेके। तो जैसा कि मैंने भी बताया, मैं मेनली अलवर में ही रहा हूँ, तो अलवर से मैं नैनीताल गया हूँ लगभग 550 किलोमीटर के आसपास। पहाड़ों में मैंने इसको पहली बार चलाया, मेरा पहला एक्सपीरियंस था वहाँ का, और गाड़ी बहुत स्मूथ है। हाईवे पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी, आवाज़ बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। डायनेमिक्स भी इसके बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऑफ रोड पे ये गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है? अभी तो ये कहते हैं कि माइक्रो एसयूवी है, मतलब एसयूवी टाइप का इसको शेप दे दिया, जैसे कहते हैं ब्लेनो ही है पूरी, लेकिन इसको एसयूवी का शेप दे दिया। तो अब ये ऑफ रोड में कैसा परफॉर्म कर रही है? बलेनो और इसमें अभी मेरे को ज़्यादा जो फर्क समझ में आता है वो है स्पेस। ये गाड़ी थोड़ी एक्सयूवी टाइप में लगती है, थोड़ा इसका पीछे बूट स्पेस ज़्यादा है बलेनो से, अंदर भी थोड़ी कंफर्टेबल है बैठने वगैरह में। और जैसे कोई रास्ते खराब आते हैं ऑफ रोड टाइप के, जैसे टूटे फूटे रास्ते जाते हैं, तो उस पर ये कैसे हाँ, मतलब इसका नीचे थोड़ा से शॉकर सिस्टम मुझे थोड़ा वो लगता है कि इसमें झटके थोड़े ज़्यादा लगते हैं। क्या नीचे से टच हो जाती है आपकी गाड़ी? कई बार जैसे मैं इसको लेकर अभी ऋषिकेश से आगे एक जगह मोहन चट्टी, तो वहाँ पर मैं गया तो वहाँ छोटे मोटे पत्थर ही रखे हुए थे, वहाँ पे मेरी गाड़ी फंस गई, तो वहाँ से निकालने में मेरे को 1.5 घंटे लग गए। और इसका इनक्लाइन, जब स्टीप इनक्लाइन आप चढ़ते हो इस गाड़ी को लेके, तो क्या अंडर पावर ये महसूस होता है? क्योंकि इसके अंदर 1.2 लीटर का के सीरीज हाँ, इंजन बिल्कुल। आता है। पेट्रोल पावर होते हुए भी कई बार ये पीछे की तरफ भागती है, मतलब रोल ओवर होती है आपकी बिल्कुल गाड़ी। रोल ओवर करती है पीछे की तरफ, एकदम से पावर नहीं उठाती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मतलब उस टाइम पे आप कैसी सिचुएशन होती है, आप जब स्टीप क्लाइंब पे आप उसको चढ़ाते हो? क्योंकि ये व्यूअर के लिए काफी हेल्प करेगा, अगर उनके पास भी ये गाड़ी और उनको ये प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप स्टीप क्लाइंब फिर इससे कैसे करते हो? देखो, अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर है, क्योंकि मैं तो गाड़ी इसी से ही सीखा था, तो मेरा शायद थोड़ा एक्सपीरियंस उतना था नहीं ड्राइविंग का पहाड़ों पे, पर क्योंकि बंदा ढंग से चला लेता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको कुछ ज़्यादा इशू नहीं आता। ओके, बेसिकली आपका मतलब लोकल और एक्सपीरियंस वे पे ही रहता है। मतलब आप मोस्टली ट्रिप आपने हिल्स पे कम करी होगी। हिल्स पे 1-2 जगह ही गया हूँ मैं, गया हूँ, और अपना नैनीताल वगैरह गया हूँ, बाकी तो मेरा मेन ट्रेन पे ही रहता है। अच्छा, मेन इसका जैसे आपने एक्सप्रेस वे पे इसको चलाया, तो टॉप स्पीड आपने इससे कितनी अचीव कर ली होगी? देखो आप लोग बस चलाना, बस हम जस्ट देखो भाई, गाड़ी तो सेफ्टी से चलाओ, पर जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे है, यहाँ से दिल्ली से अलवर, अलवर से दिल्ली मैंने कई बार करा है, और इसको मेरी जो टॉप स्पीड मैंने इसको 160 तक भी चलाया मुंबई एक्सप्रेस वे पे। बाकी लिमिट 120 है, जस्ट मैं ट्राई कर रहा था कि कितना पहुँचती है,
बाकी मेरा एक दोस्त है अर्जुन, वो कह रहा था कि एक दिन वो भी चला रहा था, मैं पीछे सोया हुआ था, वो कह रहा है 170 तक भी उसने पहुंचाई इस गाड़ी, और बहुत स्मूथली चली उसकी स्पीड। तो कभी ऐसा लगा कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो रही है, स्टेयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, संभालना मुश्किल है, कभी इस गाड़ी में फील हुआ है एक्सप्रेस वे पे? नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात से 170 पे पहुंचोगे यार, तो स्टेयरिंग तो बहुत हैवी हो ही जाता है, हल्का सा इधर उधर घुमाने पर भी दिक्कत आ सकती है, पर मेरा मानना इतना चलानी ही क्यों है। अच्छा, स्टेयरिंग फीडबैक इसका कैसा है लोकल और हाईवे पे? मैं इसको किया से कंपेयर करता हूँ, मेरे दोस्त के पास किया सेल्टोस है, उसको मैं एक दिन चला रहा था तो भाई मुझे ऐसा लगा मैं ट्रक का चला रहा हूँ, ट्रक का स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ। किया के कंपैरिजन वगैरह इसको देखो तो बहुत स्मूथ स्टेयरिंग है इसका। उसको तो मैंने ज़्यादा नहीं 60-70 किलोमीटर चलाया होगा और मेरे हाथ में दर्द होने लग गया। इसको मैंने सिंगल गो में 550 किलोमीटर चलाया था अलवर से नैनीताल तक के आस, और वहाँ पर भी मुझे कुछ इतना खास फील स्टेयरिंग के उसमें हुआ। और बेसिकली जानने वाली बात तो यही है कि हमने इसमें माइलेज फंक्शन आपको बताया है, और सर ने आपको ये भी बता दिया कि अलवर से नैनीताल तक भी इन्होंने सिंगल स्ट्रेच में खींचा, तो उस टाइम गाड़ी की क्या माइलेज निकल कर आई? उस टाइम देखो शो तो ये कुछ जो इनका मीटर है वो ऊपर नीचे शो करता रहता है, पर मेरा जो है वो एवरेज 17, 18, 16, 17 ऐसे के आसपास ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं देती। क्या ये फुल टैंक में एक ही बार में चली गई थी या बीच में भी आपने नहीं, बीच में का फ्यूल करवाना पड़ा था, इसका 35 लीटर का टैंक था। उसमें फ्यूल का इतना आइडिया नहीं है, पर मेरा लगता है मेरे को थोड़ा और डलवाना पड़ेगा, क्योंकि फुल टैंक में 450-480 किलोमीटर के आसपास चलता है। अब बात करते हैं इसके सर्विस पार्ट की। बताए इन्होंने सर्विस एक्सपीरियंस कैसा लिया नेक्सा से, क्योंकि कहते हैं नेक्सा प्रीमियम कस्टमरों के लिए बनी है और फ्रॉम्स भी हमारी उसी लाइनअप में से आती है। तो जानते हैं सर्विस पार्ट के बारे में। इसकी जो नॉर्मल सर्विस है, पता है जो सबसे कम पे किया हो, जो सबसे ज्यादा पे किया हो, वो कितना रहा है अभी तक? देखो वैसे तो मैंने इसको हमेशा कंपनी से ही सर्विस करवाई है, और ऑन एन एवरेज 11 से 12 हज़ार रुपये मेरा नेक्सा में जाता था। और एक बार मैंने अभी फिलहाल दिल्ली में मैं आया था ना, मैंने इसको बाहर से करवाया। बाहर से मेरा ये काम जो था जो लगभग 5-6 हज़ार रुपये के आसपास। 5-6 हजार के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों देख लो, अगर आप लोग कहते हो ना मारुति की सर्विस सस्ती है, तो ये वीडियो सच्चाई पर बन रही है, पूरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इसमें कोई मैंने अलग से इंक्लूड नहीं किया, जो मेजर पेड सर्विस में लगते हैं चार्ज वो बताया। हाँ, मारुति दो पार्ट में आती है, अरीना और नेक्सा से, लेकिन नेक्सा प्रीमियम कस्टमरों के लिए तो सर्विस पार्ट उतना ही महंगा है उसका। तो नेक्सा में जितनी भी गाड़ियां आएंगी, चाहे ग्रैंड विटारा हो, इन्विक्टो हो, बलेनो हो, फ्रेंड्स हो, सबकी मतलब जो उनकी छोटे सेगमेंट की गाड़ी है ना, उनमें 10 से 12 हज़ार का आपको मेजर सर्विस आना ही आना है। तो अच्छा, उनका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होगा? आप पेड इतना करा, लेकिन वो ट्रीट कैसे करते हैं सर्विस सेंटर? ट्रीट वो ग्रुप बनाते हैं, उसमें शुरू में जब तक गाड़ी लेनी होगी तब तक तो ठीक है। जैसे मेरा, मैं बता रहा हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं, एक ही जगह 2-3 बार करवाया है, अलवर में ही करवाया मैंने। तो वहाँ पे मुझे वॉशिंग में बहुत इशू आया कि अंदर से जो गाड़ी वगैरह साफ करते हैं वो इतना कुछ खास किया नहीं। बाकी काम तो अच्छा करते हैं। जैसे आप लोग कहते हो ना कि टाटा की, टोयोटा की, होंडा की या हुंडई की सर्विस महंगी है, सबकी सर्विस सिमिलर ही है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। कह सकते हैं टोयोटा या होंडा थोड़ा ज्यादा प्रीमियम में चलाया था, तो वहां पर थोड़े ज्यादा आपको चार्ज पे करने पड़ते हैं। बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जहां तक मुझे लग रहा है, मारुति, टाटा और आपके हुंडई वगैरह की सेम ही सर्विस चार्जेस है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ इसका सर्विस चार्जेस सबसे कम है। तो ये मतलब सर्विस का सच्चा है। अब इतनी बात होने के बाद अब गाड़ी के मेन मुद्दे पर आते हैं, यानी कि गाड़ी की अच्छाई और गाड़ी की बुराई। और हम सबसे पहले बात करेंगे अच्छाई से, क्योंकि हर चीज की शुरुआत अच्छाई से करनी चाहिए। तो हमें ये बताइए कि फ्रॉन्स के अंदर आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगी हो, चाहे इसका एंटरटेनमेंट हो, साउंड सिस्टम हो, इसके इंजन परफॉर्मेंस हो, चाहे इसकी बॉडी शेप हो, मतलब क्या क्या चीज आपको इसके अंदर अच्छी लगी? वो बॉडी शेप इसकी बहुत परफेक्ट है, लुक तो इसका एकदम एसयूवी टाइप की एकदम। इसके अलावा सीट के अंदर का जो स्पेस है बैठने का वो बहुत कम्फर्टेबल। 550-400 किलोमीटर आप सिंगल गो में जा सकते हो, आपको इतनी परेशानी नहीं। म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम इसका परफेक्ट है जहाँ तक मुझे लगता है। इसके अलावा इसके जो ड्राइविंग वगैरह, हैंडल वगैरह, स्टीयरिंग, वो भी बहुत स्मूथ चलता है। और इसके गियर, मतलब गियर क्या स्मूथ चलते हैं? गियर बहुत स्मूथ है इसके, कभी कभार थोड़ा दिक्कत देते हैं पर वैसे बहुत स्मूथ चलते हैं गियर इसके। और सीटिंग के अंदर कंफर्ट, सीटों का कैसा बहुत है? बहुत कंफर्ट है, बिल्कुल लंबे सफर के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, क्या ये लोकल और एक्सप्रेस वे, मतलब जो लोग हाईवे पे भी चलते, क्या उन दोनों के लिए? दोनों के लिए परफेक्ट गाड़ी है, दोनों के लिए। ओके। तो इतना सब जानने के बाद, यानी गाड़ी की अच्छाई जानने के बाद, अब इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें नेगेटिव क्रिएट करती हैं जो आपको गाड़ी
ना चूज करने पर मजबूर कर दे। लेकिन गाड़ी ओवरऑल अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मुझे लग नहीं रहा है इसमें ज्यादा कौन सा आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मेरी बात है, कार ओनर से जानेंगे कि इनको क्या क्या नेगेटिव लगता है। नेगेटिव इसमें ये हो सकता है, जैसे जो मोहन सिटी में मैंने एक्सपीरियंस करा, उसका थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा और हो जाए तो नीचे जो पहाड़ी कभी कभार ऐसे ऑफ रोड भी गाड़ी निकालनी पड़ जाती है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा, एक चीज, हाँ, इसके अलावा दूसरा जो मेरे को लगता है, कलर चूज जो आप करो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि जो मैंने ये कलर ले रखा है, जो ब्लू कलर ये है, इसमें छोटे मोटे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा दिखते हैं। बाकी इसके अलावा तो मुझे और कोई कौन सा दिखते नहीं। मतलब इसका कलर जो है मेंटेनेंस मांगता है, आप उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यानी इसमें स्क्रैच लगेंगे तो वो विजिबल होंगे चलती गाड़ी पर भी। और दूसरी चीज, अभी पीछे हमने डिस्कस करा था कि आपको इसका इंजन लैग लग रहा था, अंडर पावर लग रहा था जब आप चढ़ाई कर रहे थे। हाँ, तो क्या इंजन में कुछ काम करना चाहिए मारुति को? इंजन में हाँ थोड़ा पावर इसकी बढ़ा सकते हैं। बाकी तो मैं वही बताया, जैसे मैंने चलाना ही इसे सीखा पहाड़ों पे, मेरा वो पहला दूसरा एक्सपीरियंस था, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि गाड़ी जो है वो इतना पावर नहीं लेती, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, टायर वायर भी घूम जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर है तो मेरे अकॉर्डिंग वो आराम से चला है। एक प्रॉब्लम मुझे और लगती है इसकी हेडलाइट का, तो मेरा एक्सपीरियंस था मुंबई एक्सप्रेस वे में, इसमें शायद मेरी फॉग लाइट नहीं है, पर जो भी है इसका थोड़ा सा एवरेज परफॉर्म, मतलब थोड़ा इसको इम्प्रूव और करूँ। ओवरऑल मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा कौन इसमें कुछ निकल कर आ रहे हैं, यानी मारुति ने जो ये गाड़ी बनाई कम्प्लीटली प्रोज के हिसाब से बना दी है। कौन के लिए नाम मात्र चीजें छोड़े जो कि कार के ओनर ने बता दिया है। अभी हमें इसमें ये बताइए, जैसे जो आपको 3.5-4 साल हो गए गाड़ी बनाने तो कभी क्या ऐसा आपने इसको इंश्योरेंस में कभी कुछ क्लेम करवाया है? जो जहाँ पर इंश्योरेंस में मैंने शुरू के 2 साल तो कोई क्लेम नहीं लिया। जैसे मेरे यहाँ पे हल्की सी टच हो गई थी एक बार गाड़ी, तो छोटा मोटा डेंट था, तो मैंने लगा कि क्या ही जरूरत है। फिर उसके बाद इस साल थोड़ा सा मेजर डेंट आ गया था, तो HDFC एर्गो का एक्सपीरियंस है मेरा, तो उन्होंने जो फ्रंट वाला था ये तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, और साइड वाला जो दे रहे थे वो कुछ खास था नहीं, तो मैंने फिर वो लिया ही नहीं, मैं अपनी गाड़ी उठा लिया। सर्विस में, इंश्योरेंस में बहुत देख के आप चुनिए, क्योंकि गाड़ी लगभग 20 दिन वहाँ खड़ी रही। 20 दिन के बाद जाकर उन्होंने इस गाड़ी को दिया है, मतलब चेक करवाइए क्या भाई क्या क्या दिक्कत है। इंस्पेक्शन उन्होंने 20 दिन में करवाया, और लगभग मुझे उस गाड़ी को वापस में 27 दिन हुए। तो देख सकते हो दोस्तों, इंश्योरेंस में क्लेम कराना गाड़ी को छोटी से छोटी चीज के लिए कितना बड़ा आपके लिए स्टे बन जाता है, एक गाड़ी को इतने दिन तक छोड़ना। और आपके लिए वो गाड़ी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक के लिए बहुत जरूरी होती है। और महीने भर अगर गाड़ी पड़ी रहे तो ऐसे इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं, ऐसे सर्विस सेंटर का कोई फायदा नहीं। तो इस चीज को थोड़ा सा फास्ट करना होगा। कह रहे हैं हमारा देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन 27 दिन डिले हो रहा है, तो ये डिजिटल मैं नहीं मानूंगा। तो हमें इस प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा। और जो क्लेम प्रोसेस है वो उनको समझने चाहिए कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, एटलीस्ट आपको उतना क्लेम तो मिल जाए कि आपकी गाड़ी पूरी की पूरी अच्छी दिखने लग जाए या बन जाए। ऐसा ना उसके बाद कोई फॉलोअप भी नहीं है, कोई कि आप गाड़ी लेकर क्यों नहीं गए सर, आपने इधर छोटा मोटा काम था ये भी क्यों नहीं करवाया, कुछ भी नहीं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो ये अगर नेक्सा अपने प्रीमियम कस्टमरों को ये गाड़ी बेच रही है तो प्रीमियमनेस ये नहीं कहलाती। तो नेक्सा को इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने सर्विस सेंटर की, अपने कस्टमरों को जल्दी से जल्दी गाड़ी डिलीवर करे। और इंस्पेक्शन भी सेम डे करा के 2 से 3 दिन में काम करा के, मतलब हफ्ते भर में या उससे पहले ही गाड़ी डिलीवर कर देनी चाहिए। क्योंकि गाड़ी ही एक ऐसा मात्र है, कम्युनिकेशन मात्र है, जहाँ से आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं। क्योंकि आपको जब दूसरे साधनों में जाते तो वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और गाड़ी हम इसीलिए लेते हैं कि अभी हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पैसा हम इसीलिए खर्च करते हैं कि हमें थोड़ी लाइफ प्रीमियमनेस में चाहिए। तो वही चीज देखते हुए अगर आपको इतना डिले हो रहा है तो ये सर्विस सेंटर को सुधार करना चाहिए। और जो भी इंश्योरेंस पार्टनर हैं उनको भी अपने सारे इंश्योरेंस की सर्विस ठीक करनी चाहिए। बट एक केस मैं भी अपनी तरफ से बताया था, हमने एक केस देखा था टाटा के अंदर। टाटा में क्या हुआ कि पूरे हफ्ते भर के अंदर, मतलब सेकंड डे इंस्पेक्शन हो गया था, फर्स्ट डे गाड़ी देने के बाद सेकंड डे इंस्पेक्शन हो गया, या मेरे ख्याल से शाम को ही हो गया था, बट बताया उन्होंने सेकंड डे, और 5 दिन के अंदर गाड़ी उन्होंने डिलीवर कर दी। मतलब इतना सारा काम करने के बाद भी। तो ये चीज हम मारुति से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतना डिले करे। तो यही कहेंगे कि वो भी अपने सर्विस सेंटर को सुधारे। इतना सब कुछ जानने के बाद अब ये जानते हैं कि गाड़ी किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, ये डायरेक्ट फ्रॉम के ओनर से ही जानेंगे।
अब हमारे व्यूअर को ये बता दीजिए कि गाड़ी किसके लिए सुटेबल है। गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कोई भी इंडियन एवरेज फैमिली जो है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए बढ़िया गाड़ी है ये। एवरेज वगैरह थोड़ा देखना पड़ेगा, सर्विस का थोड़ा देखना पड़ेगा, बट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है। कंफर्ट जोन वगैरह सब कुछ देखते हैं। ठीक है, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस कार ओनरशिप रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, इसको जरूर शेयर करना जो फ्रॉम लेने का प्लान कर रहे हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।